नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पंचायती राज पढ़ रहे थे, तो हम पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक कि पढ़ा था, हम वो उसके आगे करेंगे। यदि आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, अभी हम जो है अर्जुना करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव सीरीज आया हुआ है, उसे जो है पूरा कर रहे हैं। एक एक दिन में जो है 250 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका 2 वीडियो आपको डल चुका है, आप जाके देख सके हैं। सिर्फ 2 वीडियो और फिर करंट अफेयर का जो है पूरा रिविजन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये राज्य निर्वाचन आयोग तक के पढ़ा था। अब इसके आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पंचायत निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों से। तो देखिए, पंचायत निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, जो पंचायती राज के निर्वाचन में जो शामिल पदाधिकारी रहते हैं, उन्हें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो में को लाइक कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के समय राज्य सरकार द्वारा चुनाव कार्य हेतु अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जो आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। ठीक, तो वही जो पदाधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, वही जो है निर्वाचित पदाधिकारी रहेंगे। तो देखिए, इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो सबसे ऊपर जो है देखेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग है, इन्हीं के द्वारा जो है सभी अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता है। तो देखिए, जो जिला स्तर पे रहेंगे, तो जब भी चुनाव होता है तो आचार संहिता जारी किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आचार संहिता लगने के दौरान सरकार जो है उनका अधिकार नहीं रहता, तो सारे कार्य जो है सरकार के अधिकार में नहीं रहते हैं, राज्यपाल के मेन पावर रहता है। ठीक, तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी जो है बहुत सारे पावर रहते हैं। तो यहाँ सबसे प्रमुख रहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। उसके नीचे फिर देखिए, प्रत्येक जिला के लिए जो है एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से कौन होते हैं, जो जिला कलेक्टर होते हैं। तो जिलाधीश होते हैं जो जिला कलेक्टर, वही जो है जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अब इनके अंदर जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के अंदर रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी के अंदर पीठासीन अधिकारी होते हैं, और पीठासीन अधिकारी के अंदर जो है मतदान या मतदाता अधिकारी होते हैं। तो ये 4 अधिकारी का नाम याद रखना है आपको। तो सबसे ऊपर जिला स्तर पर क्या, जिला निर्वाचन अधिकारी जो खुद कलेक्टर होते हैं। उसके बाद फिर याद रखेंगे कौन सा, रिटर्निंग अधिकारी होंगे। फिर पीठासीन अधिकारी होते हैं। फिर कौन होंगे, मतदाता अधिकारी या मतदान अधिकारी। तो ये 4 अधिकारी होंगे। अब इन सब के संबंध में हम आगे देखेंगे। तो देखिए, नियम बनाने की शक्ति किनके पास रहता है। तो जो चुनाव संबंधित नियम बनाएंगे वो कौन बनाते हैं। तो राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचक नामावली तैयार करने और पंचायत की सभी निर्वाचन का संचालन करने के लिए नियम बनाएगी। तो जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करती है। तो देखिए, यह जो है जो पंचायत के चुनाव होते हैं, तो पंचायत के चुनाव होते हैं उस समय जो है सरकार रहते हैं। तो कौन सा, विधानसभा का चुनाव तो हो चुका है, तो जो पूरा सरकार बना हुआ है कैबिनेट, वो पूरी तरह से जो है अच्छे से काम करते हैं। तो विधानमंडल जो है पूरा काम किया जाता है। तो उनके द्वारा ही जो है राज्य सरकार है, वही जो विधानमंडल है, वही जो है विधायिका। तो विधायिका द्वारा जो है क्या बनाया जाता है, कानून जो भी है सब बनाए जाएंगे। तो निर्वाचन संबंधी भी जितना भी नियम कानून बनाया जाएगा वो राज्य सरकार के ही द्वारा बनाया जाएगा। ठीक, क्योंकि यह जो है पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव जो है राज्य सरकार के अधीन ही होता है। तो राज्य सूची का विषय है, इसलिए सभी फैसले जो है राज्य सरकार द्वारा लिए जाएंगे। तो देखिए, देख लिए कि राज्य सरकार जो है राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से जो है सभी जो है नियम बनाते हैं। तो नोट पॉइंट दिया गया है, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करती है। तो कौन करते हैं, पहले भी चर्चा है, राज्य निर्वाचन आयोग करती है। शेष की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी करते हैं। उनके बाद जो रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और मतदाता अधिकारी, इन सब की नियुक्ति जो है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उप सरपंच हो गया, पंच हो गया, सरपंच, उप सरपंच, इनके निर्वाचन का प्रकाशन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। तो इनके पंच, सरपंच, उप सरपंच, इनका निर्वाचन का प्रकाशन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिन अधिकारी को जो है यह कार्य करने का अधिकार दिया जाता है, उन्हें जो है विहित प्राधिकारी कहते हैं। पंचायत चुनाव के संबंध में निर्णय राज्य सरकार लेगी। तो इसके संबंध में निर्णय राज्य का लेते हैं, न कि केंद्र सरकार, क्योंकि क्या है, ये राज्य सूची का विषय है, आप जान ही रहे हैं इसे। तो चलिए आगे देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब इन सभी अधिकारियों का उनका क्या क्या जो है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी क्या भूमिका रहता है, ये सब देखेंगे। तो देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी तो नियुक्ति तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है। तो देखिए, इनकी भूमिका क्या रहेगा, आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में पंचायत के समस्त निर्वाचनों के संचालन से संबंधित समस्त कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करते हैं। तो पूरे जिले का जो है कार्यों का जो है निर्वाचन संबंधी कार्यों का उनका संचालन करेंगे, समन्वय और पर्यवेक्षण सभी जो है करेंगे, लेकिन यह इनके अधीन रहते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन।
सहयोग देखिए, इनके सहयोगी उप जिला निर्वाचन अधिकारी, तो इनके सहयोग हेतु जो है उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति किया जाता है। विशेष याद रखेंगे, पंचायत चुनाव हेतु एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है जो जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी भी रहता है। तो यही जो है जिला पंचायत के चुनाव के लिए, तो जो जिला पंचायत का चुनाव होगा उसके लिए यह रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। जो जिला पंचायत के जिला निर्वाचन अधिकारी रहेंगे वह जो है जिला पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी भी होंगे। तो रिटर्निंग अधिकारी क्या होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, रिटर्निंग अधिकारी, तो यह पंचायत चुनाव में एक क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो किसी एक क्षेत्र के लिए एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक से अधिक भी रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो पहले राज्य निर्वाचन आयोग जो है, तो मान सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति पर, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है किनको सहमति दिया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार देते हैं कि वे रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। तब जो है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी यह रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, इनकी भूमिका क्या रहेगा, ये नायाब तहसीलदार, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। तो नायाब तहसीलदार जो है रहते हैं इस श्रेणी के, रिटर्निंग अधिकारी के लिए जो है नायाब तहसीलदार तक के पद के अधिकारी को जो है चुना जाता है। तो वे जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी होता है। तो जिला के लिए देखे थे, नायाब तहसीलदार पद श्रेणी से निम्न श्रेणी के अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त नहीं किए जा सकते। तो मैं पहले ही बताया कि नायाब तहसीलदार मिनिमम जो है नायाब तहसीलदार तक के अधिकारी को ही रिटर्निंग अधिकारी बनाया जाता है, उससे कम के अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। सहयोग देखिए, इनके सहयोग के लिए जो है एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की भी नियुक्ति किया जा सकता है। तो इनकी सहायता हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी की भी नियुक्ति किया जा सकता है। अब अगला देखिए, पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, तो यह जो है इनकी नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति से किया जाता है। ठीक, तो सीक्वेंस चल रहा है, पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है जिला निर्वाचन अधिकारी को किया गया, उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी का नियुक्ति किया गया, फिर इनके बाद जो है पीठासीन अधिकारी का जो है रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक, तो ऐसी जो है सीक्वेंस से चलता है। तो देखिए, इनकी नियुक्ति हम देख लिए। अब भूमिका देखिए, प्रत्येक मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो सभी मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी होंगे जो उस मतदान केंद्र के लिए प्रमुख होता है। तो पूरे मतदान केंद्र का प्रमुख माना जाता है पीठासीन अधिकारी को। तो जो इस मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी रहेंगे वहां के प्रमुख रहेंगे। उसके बाद देखिए, इनके सहयोग के लिए कौन कौन रहते हैं, तो प्रत्येक मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी के सहयोग हेतु मतदान अधिकारी। तो देखिए, इनके सहयोग के लिए मतदान अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है। तो चौथे अधिकारी हम इन्हें देखेंगे। यह नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो इनका नियुक्ति भी जो है रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यह इनके सहायक के रूप में कार्य करेंगे मतदान अधिकारी। आगे देखिए, विशेष में पहला है, यदि मतदान अधिकारी अनुपस्थित हो जाए तो पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। अर्थात पीठासीन अधिकारी के पास भी अधिकार रहता है कि वे अपने नीचे के अधिकारी जो मतदान अधिकारी हैं उनके सहयोगी उन्हें भी नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देगा, किंतु ऐसा व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसकी ओर से नियोजित ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो अगर चुनाव में कोई लड़ रहे हैं उनके ओर से कोई व्यक्ति ना हो, अभ्यर्थी की ओर से व्यक्ति ना हो, इन्हें जो है चुना जा सकता है। देखिए, अगला है, यदि पीठासीन अधिकारी अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनके कृत्य का अनुपालन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, तो जैसे कि हम देखें, मतदान अधिकारी अगर अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी जो है किसी भी व्यक्ति को जो है क्या बना सकते हैं, मतदान अधिकारी बना सकते हैं। अगर उसी प्रकार अगर पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित हो जाए तब क्या किया जाता है, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर रहे वे जो है किसी भी मतदान अधिकारी रहेंगे उन्हें प्राधिकृत कर सकते हैं उनके कार्यों के लिए। जो पीठासीन अधिकारी का कार्य रहता है वे मतदान अधिकारी को सौंप सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक, तो ये हो गए जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं निर्वाचन से संबंधित, वे हो गए। अब आगे देखिए, नामांकन पत्र या नाम निर्देशन पत्र। तो ये नामांकन पत्र या नाम निर्देशन पत्र किन पदों के लिए कैसा फिल किया जाता है, तो अभी जो है जैसे कि नामांकन फॉर्म का डालना भी प्रारंभ होने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसका नॉलेज रखते हैं तो आप अपने गांव में बता सकते हैं। अगर आपके पहचान से कोई खड़े हो रहे हैं चुनाव में तो आप उन्हें ना बता सकते हैं कैसे होता है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा, नामांकन पत्र और नाम निर्देशन पत्र कैसे भरे जाते हैं। तो देखिए, प्रस्ताव या उम्मीदवार दोनों में से किसी के द्वारा भी जमा किया जा सकता है। तो कोई प्रस्तावक रहे या उम्मीदवार, तो अगर उम्मीदवार स्वयं न जाए तो उनके जगह जो है प्रस्तावक भी जाके फॉर्म को जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाता है। तो किनके पास, रिटर्निंग अधिकारी के पास जो है जमा किया जाएगा। फॉर्म जमा करते समय स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र जमा किया जाता है। तो एक स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र जो
जमा किया जाता है। तो यह सभी के लिए आवश्यक नहीं रहता है, सभी के लिए आवश्यकता नहीं होता है। यदि आवश्यकता है तो किन के लिए आवश्यकता होता है अभी देखेंगे हम। ठीक, तो जो है मेन क्या होता है, कोई भी प्रस्तावक या उम्मीदवार दोनों में से किसी एक के द्वारा जो है जाके जमा किया जा सकता है फॉर्म को। किनके पास किया जाता है, रिटर्निंग अधिकारी के पास। अब जो है घोषणा पत्र या शपथ पत्र किनके द्वारा दिया जाता है ये देखेंगे। ये देखिए सबसे पहले पद होता है पंच। तो पंच के लिए सबसे पहले देखिए, तो पंच के लिए जो नामांकन सबसे पहला क्या होता है इसमें दस्तावेज, तो पहले अभ्यर्थी का नामांकन पत्र। तो नामांकन पत्र लेके जाके जाएंगे। उसके बाद जमानत राशि। तो जमानत राशि देखे थे इनके लिए, पंच के लिए कितना होता है, आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपए होता है और आरक्षित वर्ग के लिए 25 रुपए होता है। तो आरक्षित वर्ग में 4 आते हैं, हम देखे थे कौन कौन से, ST हो जाते हैं, SC हो जाते हैं, OBC और फीमेल। तो ये सभी जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 25 रुपए रहता है और अनारक्षित वर्ग के लिए 50 रुपए रहता है जमानत राशि। तो यह जो है ये 2 डॉक्यूमेंट, बस यही 2 डॉक्यूमेंट लगता है। एक डॉक्यूमेंट लगेगा नामांकन पत्र, जिसमें अपना जो भी डालने के लिए रहेगा उस फॉर्म में जो भी फिल करना रह रहे हैं अपने संबंध में जो परिचय वो सभी डालेंगे। उसके बाद ये जमानत राशि कितने रुपए का, 50 रुपए या 25 रुपए का जमानत राशि। बस ये 2 ही चीजें रहता है पंच हेतु। ठीक, तो ये बहुत आसान रहता है। तो देखिए पंच पद हेतु शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच पद के लिए बस क्या, शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक, और देखिए अब अगला देखिए सरपंच पद के लिए। तो दूसरे है सरपंच पद। तो दूसरे सरपंच पद के लिए क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो अभ्यर्थी का नामांकन पत्र। तो नामांकन पत्र तो सभी को देना पड़ेगा, तभी तो वो फॉर्म जमा कर पाएंगे और उम्मीदवार बन पाएंगे। हो गया। अब इनके लिए देखिए, इनके लिए जो है शपथ पत्र भी लगता है। तो याद रखेंगे पंच के लिए एकमात्र पंच के पद के लिए ही बस क्या नहीं लगता है, शपथ पत्र नहीं लगता है। अब इनके लिए जो है पूर्व में घोषणा पत्र था, अब इसे जो है शपथ पत्र कर दिया गया है। तो सरपंच के लिए क्या लगता है, शपथ पत्र लगेगा। पहले यह क्या रहता था, घोषणा पत्र होता था, अब यह शपथ पत्र हो गया है। तो शपथ पत्र लगेगा सरपंच के लिए भी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए भी, जिला पंचायत सदस्य के लिए भी। ठीक, और जमानत की राशि देख लिए, पहले भी देखे थे, आरक्षित वर्ग के लिए 1000 और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए रहता है। देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, यदि सरपंच पद को नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप का नगद जमा न किया जाए तो नामांकन पत्र अवैध किया जा सकता है। ठीक, तो नामांकन पत्र के साथ जो प्रतिभूति निक्षेप होता है उसका नगद जमा नहीं किया जाता है, तो ये जमानत राशि जमा नहीं किया जाएगा तो उनका नामांकन भी जो है अवैध घोषित किया जा सकता है। तो यह जमानत राशि भी जो है अनिवार्य होता है। ठीक, तो यही सेम प्रोसेस जो रहेगा जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए। तो अभ्यर्थी का नामांकन पत्र रहेगा पहला चीज, दूसरा शपथ पत्र और तीसरा जमानत राशि। तो जमानत राशि सबको याद है 2000, 1000, इनके लिए 4000 और 2000 है। ठीक, तो सेम है ये भी, और यहाँ भी वही पॉइंट दिया गया है। जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, ये भी प्रस्तुत नहीं करेंगे। क्या प्रस्तुत किया जाता है, अब शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है। घोषणा पत्र किनके लिए लगता था पहले, सरपंच पद के लिए, परंतु अब वो भी जो है शपथ पत्र ही प्रस्तुत करेंगे। देखिए अब ये वाला हो गया। अब आगे देखिए, अब एक साथ चुनाव लड़ने के संबंध में प्रावधान। देखिए कौन कौन से स्थिति में जो है एक साथ चुनाव लड़ा जा सकता है उसे दिया गया है। तो हम इसे जो सबसे पहला चैप्टर, पहला वीडियो बना है पंचायती राज से संबंधित, जो पहला वीडियो बना है उसमें हम सब कुछ को एक बार फटाफट रिवीजन किए थे उसे। ठीक, तो इसमें जो है सभी को जो है शॉर्ट में दिया गया था, तो इस बार पढ़े थे, आप उसे भी देखे होंगे, तो वहां से आप समझ गए होंगे तो किसमें जो है लगेगा। तो देखिए यहां भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, तो कौन कौन एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक ही स्तर में जो है कोई एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक ही स्तर में जो है यहाँ नहीं लड़ा जा सकता, सिर्फ पंच और सरपंच का जो है एक ही स्तर में। 3 स्तर होते हैं पंचायती राज के, कौन कौन से, ग्राम पंचायत स्तर, जनपद पंचायत स्तर और जिला पंचायत स्तर। ठीक, तो बाकी ये तीनों एक ही स्टेज में, तो एक ही स्तर में जो है ये वाले एक स्तर में 2 नहीं लड़ सकते, यहाँ भी 2 जगह नहीं लड़ सकते। सिर्फ यहाँ कहाँ लड़ सकते हैं, लेकिन 2 पद के लिए नहीं, या पंच या लड़ेंगे और सरपंच, पंच और सरपंच इन दोनों का बस जो है एक साथ कोई व्यक्ति लड़ सकता है। बाकी जो है सरपंच का जो है 2 ग्राम पंचायत से नहीं लड़ सकता, पंच का जो है किसी 2 वार्ड से नहीं लड़ सकते। ठीक, तो यही केस रहता है, किसी भी एक स्तर में जो है 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ठीक, तो ये कंडीशन के आधार पे आप देख सकते हैं यहाँ वही सब दिया होगा। तो कब कब लड़ सकते हैं, कब नहीं लड़ सकते हैं, वही दिया गया है। तो एक पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। पंच जो है जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, पंच जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ सकता है, सरपंच भी जनपद पंचायत का लड़ सकता है। ठीक, और सरपंच अपने जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ सकता है, और जनपद पंचायत सदस्य जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। तो ये सब कंडीशन कर सकते हैं, एक ही स्तर में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, यही याद रखना है। तो लड़ा नहीं जा सकता कौन कौन सा, तो 2 ग्राम पंचायतों के सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कोई एक सरपंच जो है 2 ग्राम पंचायत के, एक ग्राम पंचायत के 2 वार्डों का चुनाव नहीं लड़ सकता कोई उम्मीदवार, 2 निर्वाचन क्षेत्र के जनपद सदस्य को चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत का सदस्य नहीं लड़ा जा सकता। ठीक, तो ये सब कंडीशन होते हैं। यहाँ नोट पॉइंट भी दिया गया, उसे भी एक बार देख लीजिए। यदि एक अभ्यर्थी कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच
हेतु प्रस्तुत करता है और उसके बाद वह दूसरे वार्ड से पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है तो बाद में दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है तो भी उसका पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा। तो ठीक, तो देखिए दोनों जगह नामांकन डालता है परंतु जो है एक नामांकन को अगर वापस ले लेता है तब उसका अवैध नहीं होगा। अगर वह जो है दोनों जगह से फॉर्म डालता है तो किसी एक जगह का जो है अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना। तो शपथ पत्र प्रस्तुत किनके पास किया जाता है ये दिया गया है, तो कैसे किस प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए शपथ पत्र देखे हैं सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य इनके द्वारा किया जाता है, पंच के द्वारा नहीं किया जाता। सरपंच जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। शपथ पत्र में अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता लिखता है, विनिश्चित आपराधिक मामले, स्वयं की या उसके पति या पत्नी या आश्रित की संपत्ति दायित्व के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट करता है। तो ये सभी जानकारी जो है शपथ पत्र में लिखा रहता है। उनके शैक्षणिक अर्हता क्या है, उनका आपराधिक मामले कोई थोड़ी है, या स्वयं या उसके पति पत्नी का जो है कितना उनकी संपत्ति है, उनके संबंध में कोई दायित्व है, ये सभी जो है उसमें लिखा जाता है। तो शपथ पत्र में जानकारी देगा कि वह पंचायत शासकीय भूमि अथवा भवन का अतिक्रमण करता है या नहीं। तो अगर उन्होंने के द्वारा कोई शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया गया है तो उसके संबंध में भी जानकारी देना आवश्यक होता है शपथ पत्र में। शपथ पत्र विहित प्रारूप में किसी पब्लिक नोटरी, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी या शपथ आयुक्त के समक्ष ग्रहण किया जाएगा। तो पब्लिक नोटरी कराया जाता है, इसका नोटरी करा के प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी या शपथ आयुक्त के समक्ष इसे ग्रहण किया जाता है शपथ पत्र को। ठीक, तो नोटरी करा के शपथ पत्र लिख के देना पड़ता है। जैसे आप विद्यार्थी हो तो आप भी जब एडमिशन लेते हो कहीं तो आपको भी शपथ पत्र जो है जमा करना पड़ता है, उसी प्रकार जो है ये भी होता है शपथ पत्र। हम जमानत राशि से कई बार पढ़ चुके हैं, सबको याद भी होगा। तो जमानत राशि क्या होता है, अनारक्षित वर्ग क्या है आपको पता है, आरक्षित वर्ग में कौन कौन आते हैं, 4 आपको भी पता है। ठीक, तो देखिए पंच के लिए देखे हैं 50 रुपए, इसके 25 रुपए इसमें, सरपंच के लिए 1000, 500, सदस्य जनपद सदस्य के लिए 2000, 1000, 4000, 2000 सबको पता है ये। देखिए राशि को जमा करना जिला रिटर्निंग अधिकारी या जिला कोषागार कार्यालय में। तो कहाँ किया जाता है जमानत राशि को जमा, जिला रिटर्निंग अधिकारी या जिला कोषागार कार्यालय में जमा किया जाता है। एक ही स्तर पर 2 पंचों के लिए चुनाव लड़ते हैं। देखिए 2 पदों के लिए अगर चुनाव लड़ते हैं एक ही स्तर पर तो अलग अलग जमानत राशि जमा करनी आवश्यक नहीं होती है। तो देखिए अगर कोई पंच का चुनाव लड़ रहा है और सरपंच का चुनाव लड़ रहा है तो दोनों चुनाव अगर लड़ रहा है एक ही व्यक्ति तो उन्हें सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 1000 बस देना पड़ेगा। ठीक, सिर्फ 1000 जमा करना पड़ेगा, अलग से पंच के लिए जो है उन्हें देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अधिक राशि वाले जमानत राशि देना पड़ता है, तो वही जब अधिक है 1000 उसके बाद जमानत राशि देना पड़ेगा। तो वही एग्जाम्पल से यहाँ समझाया गया है जो मैं आपको बताया हूँ। अलग अलग स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग जमानत राशि करनी पड़ती है। जैसे सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, जनपद पंचायत का लड़ रहे हैं, तो इन्हें जो है दोनों का जमानत राशि देना पड़ता है। ठीक, तो यही वैसा ही यहाँ। अब आगे देखिए, अब यहाँ दिया गया है निम्नलिखित परिस्थितियों में अभ्यर्थी को जमानत राशि वापस या अपहरण कर दिया जाता है। तो वापस किस स्तर में किया जाएगा, उनके किस कंडीशन में वापस किया जाएगा जमानत राशि को, और किस कंडीशन में उनकी जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है, दोनों को दिया गया है। चलिए देखिए जमानत राशि वापस पाने के लिए जो है उनके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो जमानत राशि किस परिस्थिति में जो है उन्हें वापस किया जाएगा, तो ये सबसे पहला कंडीशन क्या है, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो सूची में के प्रकाशन के बाद या उसकी मृत्यु के पश्चात जैसी भी दशा हो निक्षिप्त यथाशीघ्र वापस कर दिया जाता है। तो अगर मतदाता से पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो तो उनकी जमानत राशि जो है वापस कर दिया जाता है। यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित ना हो तो उनका जब तक सूची दर्ज नहीं किया जाता है, सूची जारी नहीं किया गया है, और वे जो है अगर अपना फॉर्म वापस लेना चाहते हैं, नामांकन वापस की जो तिथि रहता है उसके समय पहले अगर वो जारी कर दिया जाता है, वो ये अपने द्वारा जो है नोटिस दे दिया जाता है कि मैं अपना वापस लेना चाहता हूँ नामांकन, तब जो है उनका जमानत राशि भी वापस कर दिया जाता है। और देखिए तीसरा कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यदि उसने कुल वैध मतों, जो विधि मान्य वैध मत होते हैं, जितना मत डला हुआ है उसका 1/6 मत प्राप्त किया हो तब उनका जमानत राशि वापस कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर टोटल जो मत है, टोटल मत 7 है, तो 7 टोटल है किसी पंचायत में जो है मतदाता की संख्या इतना वोट जो है डाला गया है, टोटल डाला है इतना वोट, इसमें से 1/6 अर्थात अगर उस उम्मीदवार को 10 मत मिल रहा है, 60 में से 10 मिल रहा है, तब उसे जो है उनकी जमानत राशि वापस कर दिया जाएगा। अगर उन्हें 9 भी वोट मिलेगा तो भी इनको नहीं किया जाएगा, अगर इस कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे तो। ठीक, तो ये कंडीशन है जमानत राशि प्राप्त करने का। अब जमानत राशि जब्त करने के लिए क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन वही है, अगर कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त न होने की स्थिति में जमानत राशि को जो है जब्त कर लिया जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका विधिक प्रतिनिधि
निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 6 माह के भीतर प्रतिभूति निक्षेप वापस के लिए दावा नहीं करता है तो उसका प्रतिभूति निक्षेप वापस नहीं किया जाएगा, वह राज्य सरकार को जब्त हो जाता है। तो देखिए, चुनाव होने के बाद तो जो जीते हैं उन्हें तो वापस नहीं किया जाता है, परंतु तो देखिए, तो जो जीतते हैं उन्हें वापस नहीं। अगर जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वे अपना जमानत राशि वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है जमानत राशि के लिए, तो उन्हें जो है 6 माह के भीतर जो है अधिकारी के पास जो है आवेदन करना पड़ता है। अगर 6 माह के भीतर आवेदन नहीं करते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा जिसे जब्त कर लिया जाता है उनकी जमानत राशि को। ठीक, तो यही जो है इसके संबंधित प्रावधान। अब देखिए, यहाँ प्रस्तावक के लिए दिया गया है तो किस पद के लिए कितना प्रस्तावक की आवश्यकता होती है उसे दिया गया है। तो नामांकन फॉर्म भरते समय अपने उम्मीदवार का नाम आगे प्रस्तुत करने के लिए उसे ही प्रस्तावक करते हैं। तो जो व्यक्ति जो मतदाता होते हैं वे नामांकन फॉर्म भरते समय अपने उम्मीदवार का नाम आगे करते हैं, उन्हें प्रस्तावक कहा जाता है। तो किनके लिए, किस पद के लिए कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होती है उसे दिया गया है। तो सभी पद के लिए कम से कम एक प्रस्तावक होना चाहिए। ठीक, तो कौन होंगे प्रस्तावक उसे भी दिया गया है। तो प्रस्तावक वही है कि कम से कम एक हो सभी कंडीशन में, पंच के लिए भी कम से कम एक हो, सरपंच के लिए भी कम से कम एक, जनपद पंचायत के लिए भी कम से कम एक, जिला पंचायत के लिए भी एक। और कौन होंगे प्रस्तावक, तो पंच पद के लिए प्रस्तावक होंगे वार्ड मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति। तो उनके मतदाता सूची, वार्ड के मतदाता सूची में शामिल हो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है बन सकते हैं प्रस्तावक। वही सरपंच के लिए तो ग्राम पंचायत, तो ग्राम है उसके ग्राम के मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति जो है प्रस्तावक बन सकते हैं। जनपद पंचायत के लिए वो जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाले मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति बन जाएंगे। वही जिला पंचायत सदस्य के लिए वो जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाले मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति जो है बन सकते हैं प्रस्तावक। तो देखिए, एक उम्मीदवार के लिए कम से कम एक प्रस्तावक होना आवश्यक होता है। एक प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्तावक नहीं बन सकता। तो अगर कोई व्यक्ति जो है एक उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बन चुका है तो उसी पद के जो है दूसरे उम्मीदवार के लिए जो है प्रस्तावक नहीं बनेगा। प्रस्तावक के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन है कि जो प्रस्तावक बन रहा है उनके संबंध में भी कोई आपराधिक प्रकरण नहीं हुआ हो। ठीक, अब देखिए आगे है नामांकन पत्रों। तो नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा स्क्रूटनी कौन करते हैं, तो यह जो है नामांकन पत्रों के नाम निर्देशन पत्र इनकी समीक्षा उनके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए इसका आशय क्या होता है, अभ्यर्थी द्वारा अपने उम्मीदवारों हेतु प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र को जांच करना नामांकन पत्रों की समीक्षा कहलाता है। तो अभ्यर्थी द्वारा ही अपने उम्मीदवारों हेतु प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र को जांच करना नामांकन पत्रों की समीक्षा कहलाता है। यह कब किया जाता है, नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख के पहले कार्य दिवस से नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रारंभ हो जाती है। तो यह जो है जब फॉर्म फिल कर लिया जाता है नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, उसके पश्चात जो है अगले कार्य दिवस से नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रारंभ हो जाता है। इसको कौन करते हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अगले 3 दिनों तक किया जाता है। तो रिटर्निंग अधिकारी करते हैं, इसे अगले 3 दिनों तक चलता है। उसके बाद जो है सूची जारी किया जाता है। समीक्षा करने के बाद उम्मीदवार की ओर से शामिल सदस्य, इसमें कौन शामिल होते हैं, तो उम्मीदवार की ओर से भी शामिल सदस्य रहते हैं 3 व्यक्ति। तो देखिए उनके निर्वाचन अभिकर्ता रहेंगे, अभिकर्ता नियुक्त किए जाते हैं। उम्मीदवार का प्रस्तावक रहेगा, एक अन्य व्यक्ति जो उम्मीदवार द्वारा सम्यक रूपेण से प्राधिकृत रहेगा। तो ये 3 व्यक्ति जो है रहेंगे इसमें शामिल, जब नामांकन पत्रों की समीक्षा किया जाएगा उस दौरान। आगे देखिए निर्हरता। अब निर्हरता क्या क्या के लिए उन्हें निर्हत किया जा सकता है नामांकन पत्र के माध्यम से, तो इनमें जो है क्या क्या त्रुटि होगा तब इन्हें जो है नामंजूरी किया जाएगा। ये देखिए, तो उस पद हेतु अर्हताओं को पूर्ण नहीं करता हो तब हो जाएगा। यदि प्रस्तावक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर हेतु निर्हत हो, तो अगर हस्ताक्षर नहीं किया गया है प्रस्तावक द्वारा या भी उम्मीदवार द्वारा, तो भी जो है यह उन्हें क्या किया जा सकता है, निर्हत किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र या प्रस्तावक या प्रतिभूति निक्षेप संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो जितना उन्हें बोला गया है डॉक्यूमेंट शपथ पत्र के लिए, प्रतिभूति निक्षेप या फिर जमानत राशि ये नहीं जमा करते हैं तो भी इन्हें वापस किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है। यदि उम्मीदवार या प्रस्तावक का हस्ताक्षर वास्तविक ना हो, तो वास्तविक हस्ताक्षर न हो तो भी, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन फॉर्म एक ही पद के लिए जमा करे, तो ये भी कंडीशन है, एक से अधिक नामांकन जमा करते हैं एक ही पद के लिए तो भी उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है दोनों को। ऐसे नामांकन फॉर्म जो अंतिम तारीख के बाद जमा किया गया हो, तो अंतिम तारीख के बाद भी जमा करते हैं तो उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जाता। नामांकन पत्र में कोई संशोधन किया गया हो तो इसमें जो है अगर कटफट दिखता है कहीं भी, तो इसके माध्यम से भी जो है उन्हें निर्हत घोषित किया जा सकता है। तो इस ध्यान रखना है, कोई भी अगर आपके पहचान में चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार, तो आप ये सबको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा गलती नहीं करना है, इससे जो है उनका नामांकन फॉर्म जो है नामंजूर कर दिया जाए।
चलिए अब आगे देखिए, नाम निर्देशन पत्र में के अवैध घोषित होने पर अपील। तो अगर अवैध घोषित भी किया जा रहा है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैंने सही फॉर्म डाला था फिर भी अवैध घोषित किया गया है, तो इसके विरुद्ध भी आप जो है अपील कर सकते हैं। तो अपील कहाँ करेंगे उसे देखिए। तो अपील करने के लिए इसके लिए प्रावधान क्या किया गया है, यदि रिटर्निंग अधिकारी किसी अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को नामंजूरी करता है तो कारण सहित अपना निर्णय लिखेगा। तो जो है जिनके द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा ही क्या किया जाता है नामांकन पत्र का नामंजूरी, तो वो जो है लिखित में कारण बताएगा कि किस कारण से जो है यह जो है नामांकन फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है। अब देखिए उसके संबंध में अपील कहाँ करेंगे, तो जो है चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित अधिकारियों के पास पुनरीक्षण के लिए अपील कर सकता है। तो देखिए पंच और सरपंच जो है अनुविभागीय अधिकारी के पास अपील करते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, ठीक। तो एसडीएम इनके पास जो है करेंगे पंच और सरपंच जो है। और दूसरा देखिए जनपद पंचायत सदस्य, तो ये कलेक्टर के पास करते हैं अपील, और जिला पंचायत जो है संभाग आयुक्त के पास, तो संभाग आयुक्त के पास करेंगे जिला पंचायत अधिकारी अपील। तो याद रखेंगे पंच सरपंच अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत कलेक्टर के पास, जिला पंचायत संभाग आयुक्त के पास अपील करेंगे। अभ्यर्थी का वापस लिया जाना, तो अभ्यर्थियों का वापस लिया जाना, तो कैसे जो है वापस लिया जाएगा उसे देखिए। तो नाम वापस लेने के लिए आवेदन पत्र देना होगा। तो अगर नामांकन फॉर्म डालने के बाद जो है अगर उन्हें फिर अपना नाम जो है वहां से लेना है, तो चुनाव से अपना नाम वापस लेना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, नाम वापस लेने के लिए आवेदन पत्र देना पड़ता है। तो एक आवेदन पत्र देना पड़ता है, कहाँ दिया जाएगा, यह आवेदन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को ही दिया जाता है। कब, नाम वापसी के लिए आवेदन पत्र समीक्षा समाप्त होने के पश्चात जिस तिथि को सफल उम्मीदवारों के नाम सूची प्रकाशित हुई है उसके ठीक अगले कार्य दिवस को नाम वापस लिए हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो जब सूची जारी कर दिया जाता है तो उसे ठीक अगले दिन तक जो है वापस लेना रहता है। तो अगले 3 दिन तक के जो है समय रहता है कि वे जो है वापस ले सकते हैं अपने नाम को। यह आवेदन कौन करेगा, आवेदन उम्मीदवार स्वयं या प्रस्तावक या निर्वाचक अभिकर्ता के द्वारा जमा किया जा सकता है। तो खुद स्वयं उम्मीदवार कर सकता है या उसका जो प्रस्तावक होता है या अभिकर्ता नियुक्त किए रहते हैं वे जो है इसे जो है क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं आवेदन को। नोट पॉइंट याद रखेंगे, अगर उम्मीदवार आवेदन स्वयं जमा करता है तो नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाता है। तो स्वयं जमा करेंगे आवेदन को तो तुरंत क्या किया जाता है, रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रस्तावक आवेदन पत्र जमा करता है तो उसकी जांच रिटर्निंग अधिकारी करता है और सही होने पर रद्द किया जाएगा। नाम वापसी के लिए आवेदन करने पर वह सफल हो जाएगा तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। तो इसके लिए समय भी जो है जमानत राशि वापस कर दिया जाता है। नाम वापसी के लिए आवेदन करने के पश्चात आवेदन वापस नहीं किया जाएगा। अगर वापस कर दिया जाए है आवेदन, उसके बाद फिर से वापस नहीं लिया जाएगा आवेदन को, ठीक। अब देखिए निर्वाचन का अगर स्थगन किया जाता है तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है स्थगन के लिए, तो यदि मतदान की तारीख से पहले रिटर्निंग अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि कोई अभ्यर्थी उस वर्ग का नहीं है जिसके लिए वह स्थान आरक्षित है, तो इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया में जांच करने के बाद यह पाया जाता है कि नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि हुई है तो निर्वाचन स्थगित कर दिया जाएगा। तो देखिए अगर किसी आरक्षित वर्ग के लिए कोई और चुनाव में लड़ने के लिए चुनाव में जो है क्या कर देते हैं उसमें नामांकन दर्ज कर दिया जाता है, पर फिर भी जो है उन्हें क्या सूची जारी कर दिया जाए तो निर्वाचन को स्थगन किया जा सकता है स्थगन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा। मतदान स्थगित करने के पश्चात नए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी जिसमें वह व्यक्ति जो मतदान स्थगित किए जाने के समय निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था उसके लिए अतिरिक्त नाम निर्देशन आवश्यक नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने मतदान रद्द किए जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थियां वापस लेने की सूचना दे दी हो वह ऐसे रद्द किए जाने के पश्चात निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र होगा। जो वापस ले लिए रहते हैं फॉर्म वे भी जो है इसके लिए फिर से जो है अप्लाई कर सकेंगे। यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो निम्न परिस्थितियां होंगी। तो क्या क्या परिस्थिति होती है मतदान के समय अगर मृत्यु हो जाए, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होता है। तो अगर मान लिया जाए 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं किसी पद के लिए, उसमें से किसी एक की मृत्यु हो जाता है फिर भी 2 बचे हुए हैं तो इन दोनों के बीच जो है चुनाव होगा। इस कंडीशन में जो है क्या चुनाव को स्थगन नहीं किया जाता है। और वही दूसरा कंडीशन इसमें अगर सिर्फ क्या हो 2 व्यक्ति हो इसमें से किसी एक की जो है मृत्यु हो जाए तो एक बच्चा है तब इस दौरान जो है स्थगित कर दिया जाता है इसे। यदि एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान को स्थगित किया जाता है, अगर 2 शेष हैं तो नहीं किया जाएगा। तो यहां तक हो गया। और देखिए अंतिम सूची, तो अंतिम सूची कब निकाला जाएगा, तो अंतिम सूची कब निकाला जाता है, नाम वापसी के अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस को अंतिम सूची जारी कर दिया जाता है। तो नाम वापस लेने की तारीख दिया रहता है उसके अगले कार्य दिवस को यह सूची जारी कर दिया जाएगा। यह अंतिम सूची होता है। यह कौन करेंगे तो फिर से यह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाता है।
अब इसमें चुनाव चिन्हों का आवंटन, तो यह जो है बहुत बड़ा टॉपिक जाने वाला है, चुनाव चिन्हों का आवंटन। तो चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करते हैं, किस प्रक्रिया से किया जाता है, वो देखेंगे। तो चुनाव चिन्हों का आवंटन सबसे पहले कौन करेगा, आवंटन भी रिटर्निंग अधिकारी करता है। ना तो उम्मीदवार न ही रिटर्निंग अधिकारी अपने मन से चुनाव चिन्ह मांग व दे सकते हैं। तो कोई उम्मीदवार नहीं मांग सकते, ना ही कोई रिटर्निंग अधिकारी अपने मन से किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते हैं चुनाव चिन्ह। यह निर्धारित होता है कि किसके लिए कौन सा चुनाव चिन्ह जो है देना है, यह पूरी तरह से निर्धारित एक प्रक्रिया है। तो देखिए, ग्राम पंचायत के लिए पंच एवं सरपंच के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए संभाग आयुक्त के द्वारा दिया जाता है निर्णय, और वही जिला पंचायत सदस्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए अब देखिए यहाँ अब चुनाव मतपत्र का रंग, तो सभी के लिए जो है अलग अलग रंग के चुनाव मतपत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यह जो है अभी जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो अभी ईवीएम के माध्यम से नहीं होता है, ठीक। तो इसके लिए क्या, मतपत्र के माध्यम से होता है। तो मतपत्र, तो कौन सा मतपत्र किस कलर का किस पद के लिए है, यह भी पहचानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, ये 4 पद हम देख रहे हैं, 4 चुनाव होता है, पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो सबके लिए अलग अलग रंग होता है। तो अब इस रंग को ही डायरेक्ट देखेंगे। तो पंच के लिए, तो पंच के लिए जो मतपत्र होगा वह कौन सा रंग का होता है, सफेद। तो सफेद रंग रहेगा पंच के लिए। सरपंच के लिए कौन सा रहेगा, नीला रंग रहेगा। जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग, वही जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग। तो देखिए, सफेद हो गया, सफेद, नीला, पीला और गुलाबी, ठीक। तो सफेद पंच के लिए, नीला सरपंच के लिए और पीला जनपद पंचायत सदस्य के लिए और गुलाबी जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो आप इन्हें याद रखेंगे। देखिए, इन मतपत्रों का रंग स्थायी नहीं है, इन्हें प्रत्येक चुनाव के समय परिवर्तित किया जाता है। तो यह जो है स्थायी नहीं रहता, हर चुनाव में परिवर्तित किया जाता है। तो इस बार के चुनाव में क्या रंग रहता है वो अभी जारी नहीं किया गया है, वो बाद में जारी किया जाएगा, ठीक। तो हर चुनाव में इसे बदला जाता है। तो अभी देख लीजिए, जो हुआ था पहले उसमें था सफेद रंग पंच के लिए, नीला सरपंच के लिए, पीला रंग जनपद सदस्य के लिए और गुलाबी रंग जिला पंचायत सदस्य के लिए। देखिए, सूचना की प्रकाशन की रीति। अब सूचना की प्रकाशन की रीति क्या होता है, मतदान के लिए नियत की गई तारीख से कम 20 दिन पूर्व ही सूचना की एक प्रति दिया जाता है। तो किन्हें किन्हें दिया जाता है, तो सूचना के प्रति किनको किनको दिया जाता है, 20 दिन पूर्व दिया जाएगा। यह अनिवार्य है, कम से कम 20 दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है। तो सूचना की प्रति किनके पास, तो एक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास और संबंधित पंचायत के कार्यालय में सूचना पटल पर चिपकाया जाता है। तो जिस पंचायत के संबंध में चुनाव होना है वहां सूचना पटल पर भी चिपकाया जाता है 20 दिन पूर्व, ठीक। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ बांटने की प्रक्रिया, तो क्या बांटा जाएगा, यहाँ जो चुनाव चिन्ह है तो वह बांटा जाएगा। तो चुनाव चिन्ह बांटने की प्रक्रिया क्या होता है उसे दिया गया है। तो चलिए, इस वाले को जो है अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स वाला होने वाला है। तो इसलिए इसे समझने के लिए जो है इसको और इसके साथ साथ जो अल्फाबेट क्रम रहता है, सूची का जो क्रम रहेगा वर्णमाला के आधार पर, उसे एक साथ समझेंगे। अगर इसे अलग अलग कर दिया जाए तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं अगले वीडियो में जो है इसी को समझेंगे, ठीक। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम जो है यहाँ से प्रारंभ करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक। तो अगला वीडियो, उसके बाद एक वीडियो और बनेगा, उसमें जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पंचायती राज, ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।